पिछली कक्षा में आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। क्या पढ़ा रहा हूँ? प्राचीन स्रोत, किसके? हिंदू विद के प्राचीन स्रोत। प्राचीन स्रोत में मैंने 4 चीज़ें बताई थी। पहले क्या पहला बताया था श्रुति या वेद, दूसरा क्या बताया था स्मृतियाँ। स्मृतियाँ तक हो गई है, और दूसरा है टीका और निबंध, तीसरा है टीका और निबंध, चौथा है रूढ़ियाँ। आज तीसरे पे हमें चर्चा करनी है। थर्ड पे पढ़ाना है। क्या है? टीका और निबंध, डाइजेस्ट एंड कमेंट्रीज, इसको इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है। स्मृतियाँ क्या होती हैं? ये टीका और निबंध क्या थे? जो स्मृतियाँ थीं, जिसे हमारे विधिशास्त्रियों ने या हमारे जो पुराने ऋषि मुनियों ने जो भी टीकाएँ और जो भी स्मृतियाँ लिखी थी, उनमें जो टीका और निबंध लिखा गया है, और लोगों के आधुनिक 12वीं शताब्दी में 14वीं शताब्दी में जब विद्वान आए और जब सर्च करने लगे, तो उन्होंने उन स्मृतियों पर टीका और टिप्पणियाँ की हैं, स्मृतियों की व्याख्या की है। मतलब जो स्मृतियों में चीज़ें थीं, जैसे कि कोई शब्द था या कोई चीज़ें थीं, उसकी उन्होंने व्याख्या की, निबंध करा, टीका, जिसे निबंध लिखा, टीका, उस पर टीका टिप्पणी की, उसे ही टीका और निबंध कहते हैं। किस पे? स्मृतियों में जो लिखी हुई स्मृतियाँ थी, उसमें उन्होंने टीका करा और निबंध बनाए, उन्हें ही टीका और मतलब क्या है? स्मृतियों की व्याख्या करना ही टीका और निबंध कहलाता है। ठीक है। जब जैसे जैसे समय बीता, रीति रिवाज, धर्म, सारी चीज़ों को जब हमारे ऋषि मुनियों और लेखकों ने, जैसे मनुस्मृति है, मनु ने, याज्ञवल्क्य ने, और क्या नाम, जीवोत्वाहन ने, वात्स्यायन ने, ये सब ने जो भी टीका टिप्पणियाँ किया, निबंध लिखे, उन्हीं को ही टीका टिप्पणी और निबंध कहते हैं। मतलब स्मृतियों की व्याख्या करके उसे आगे बढ़ाया, उसे ही टीका और निबंध कहते हैं। ठीक है। जैसे क्या है? कौन सा? मनुस्मृति पर टीकाएं हैं। ठीक है। मनुस्मृति पर टीकाएं किसने की हैं? किसने की हैं? मतलब जो मनुस्मृति ग्रंथ है, उसकी टीका और निबंध कुछ विद्वानों ने कही है, कुछ क्या नाम है, क्या बताएं, लेखक ने करी है, कुछ ऑथर्स ने जो इनके मनुस्मृति पर टीका टिप्पणियाँ की हैं, उनके कुछ नाम मैं बता दे रहा हूँ। आप लोग कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए किताबों से, क्योंकि सारी चीज़ें यहाँ कवर करना पॉसिबल नहीं है। कौन कौन से हैं? मेघातिथि हैं, गोविंदराज है, कल्लुक भट्ट है। कौन कौन है? मेधातिथि, ये नाम है। जिन लोगों ने मनुस्मृति पर टीकाएं की हैं, उनके ये नाम है। क्या नाम है? मेघातिथि। फिर और है गोविंदराज, और है एक कुल्लुक भट्ट, मतलब टीका और निबंध तो मैं आपको बता चुका हूँ। टीका निबंध क्या होता है? जो स्मृतियों की व्याख्या करके स्मृतियों को आगे बढ़ाया और हिंदू रीति रिवाजों में कुछ ना कुछ नया जोड़ा और अपनी व्याख्या करी कि ये नहीं, ये चीज़ें होनी चाहिए इसमें, उससे ही हम टीका और निबंध कहते हैं। ठीक है। और मनुस्मृति जो बुक है, मनुस्मृति, उस पर किसने टीका करी है? मेघातिथि। ये व्यक्ति है मेघातिथि ने की है। ठीक है। फिर गोविंदराज ने की है, कल्लुक भट्ट ने की है। इन लोगों ने मनुस्मृति पर कुछ टीकाएं और टिप्पणियां की हैं। ठीक है। और कुछ निबंध भी लिखे हैं इन लोगों ने, तो उन्हें ही हम क्या कर रहे हैं? मतलब जैसे कि मनुस्मृति जो लिखी गई, उसमें से कुछ
चीज़ों को इन्होंने व्याख्या करके और आगे बढ़ाया, हिंदू धर्म में और चीज़ें जोड़ी कि ये इसकी व्याख्या ये हो रही है। जैसे कि मतलब विवाह बताया गया, तो विवाह में मान लीजिए 2 चीज़ें बताई गई, तो इन्होंने 2 चीज़ और ऐड करी अपने कॉन्सेप्ट से, अपने हिसाब से इन लोगों ने करी, उन्हें ही टीका और निबंध कहते हैं। और फिर याज्ञवल्क्य स्मृति पे है, ये हो गया, मनु स्मृति पर टीका हो गई। याज्ञवल्क्य स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति पर टीका है। याज्ञवल्क्य स्मृति जो याज्ञवल्क्य की जो बुक है उनकी स्मृति पे टीका है याज्ञवल्क्य, ठीक है। क्या किसने किसने की है? विश्वरूप ने, विज्ञानेश्वर ने, ये लोग हैं कुछ लोगों ने। विज्ञानेश्वर है, विश्वरूप है, विज्ञानेश्वर है, विश्वरूप है, अपरार्क है, अपरार्क है, शूलपाणी है मित्र, पानी है, मित्र मिश्र है, मित्र। याज्ञवल्क्य स्मृति पर, याज्ञवल्क्य स्मृति पर टीका किसने की है? विज्ञानेश्वर ने की है, विश्वरूप ने की है, अपरार्क ने की है, शूलपाणी ने की है, मित्र मिश्र ने की है। ये लोग व्यक्ति हैं जिन्होंने इन पर टीका और टिप्पणी की है। इस पर याज्ञवल्क्य स्मृति पर टीकाएं करी है इन्होंने। इस स्मृति में कुछ ना कुछ जोड़ा है, कुछ ना कुछ टिप्पणी कर करके, टीका कर करके लिखा है, बताया है कि ये चीज़ें भी हो सकती हैं, इसका मतलब ये होता है, इसका अर्थ ये होता है, ठीक है। अब मिताक्षरा, अब निबंध है। मिताक्षरा शाखा है, मिताक्षरा शाखा पे कुछ लोगों ने निबंध लिखा है। क्या लिखा है? मिताक्षरा पर निबंध कितने लिखा है? व्यवस्था चंद्रिका, मिताक्षरा, इसी तरह मिताक्षरा पर भी निबंध लिखे गए हैं। तो मिताक्षरा पर जो निबंध है वो क्या है? व्यवस्था चंद्रिका, एक निबंध लिखा हुआ है। मिताक्षरा पर व्यवस्था चंद्रिका का निबंध लिखा हुआ है। दाय भाग पर निबंध लिखा हुआ है, व्यवस्था दर्पण का। इसलिए इसी तरह जैसे कि क्या है कि टीका टिप्पणी और निबंध, जो टीका टिप्पणी या निबंध है जिसे हम भाष्य भी कहते हैं, टीका को भाष्य भी कहते हैं, वो सारी चीज़ें कुछ न कुछ स्मृतियों में बढ़ा चढ़ा के लिखी गई हैं। इन लोगों ने कुछ न कुछ लिखा है, कुछ न कुछ टीकाएं की हैं, कुछ न कुछ निबंध निकाल के लिखे हैं। जैसे निबंध हम लोग लिखते हैं वैसे ही कुछ न कुछ निबंध लिखा गया है। तो अब ये आपका तीसरा खत्म हो गया। अब हम चौथे पे आते हैं। चौथा क्या हमारा है? कस्टम्स, रूढ़। चौथा क्या है? रूढ़। कस्टम, रूढ़। अब हम हिंदू विद के स्रोत में चौथा पढ़ रहे हैं। क्या? रूढ़ी। रूढ़ी होती क्या है? रूढ़ी वो चीज़ें होती हैं जो बहुत पुराने समय से चलती आ रही हैं। रूढ़ी के लिए 5 चीज़ें आवश्यक होती हैं।
क्या? कस्टम रूढ़। क्या? रूढ़ में प्राचीनता होनी चाहिए। रूढ़ में क्या होनी चाहिए? प्राचीनता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? उसके बाद दूसरा है निरंतरता होनी चाहिए। तीसरी चीज़ है निश्चितता होनी चाहिए। चौथी चीज़ है युक्तियुक्तता होनी चाहिए। पांचवी चीज़ है नैतिकता होनी चाहिए। मतलब रूढ़ी के आवश्यक तत्व 5 हैं और रूढ़ी के आवश्यक तत्व 5 है और रूढ़ी में ये 5 आवश्यक तत्व होने बहुत जरूरी हैं। यदि पांचों तत्वों में से किसी तत्व का अभाव है तो रूढ़ियां वैध नहीं होंगी, ये रूढ़ियां शून्य मानी जाएंगी और इन रूढ़ियों का कोई मतलब नहीं है। जैसे हम लोग कहते हैं कि ये चीज़ें बहुत दिनों से चली आ रही हैं, तो चली आ रही है मतलब वो व्यवहार में है अभी, इसी को निरंतरता कहते हैं। निश्चितता होनी चाहिए कि ये नहीं है ये भी रूढ़ी है वो भी रूढ़ी है और पता किसी चीज़ का नहीं है, तो उसमें कंट्राडिक्शन नहीं होना चाहिए। रूढ़ियों को निश्चित होनी चाहिए कि यही रूढ़ी है और यही चीज़ चली आ रही है। प्राचीनता मतलब जब प्राचीनता शब्द की बात आती है तो ये माना जाता है कि 100 साल से पुरानी या उससे भी पुरानी यदि कोई प्रथा चली आ रही है तो उसे रूढ़ी कहा जाएगा, रूढ़ी माना जाएगा। ठीक है। नैतिकता होनी चाहिए, युक्तियुक्तता होनी चाहिए। युक्तियुक्तता मतलब उसका मतलब समाज पे बुरा प्रभाव ना पड़े, उस रूढ़ी से समाज का बुरा प्रभाव ना पड़े, समाज में उसका अच्छा प्रभाव हो। युक्तियुक्तता मतलब अच्छा प्रभाव हो। नैतिकता नैतिक होनी चाहिए, अनैतिक रूढ़ियाँ नहीं होती हैं, नैतिक होनी चाहिए, किसी को हानि पहुँचाने वाली रूढ़ियाँ नहीं होनी चाहिए। तो मैं इन रूढ़ियों में 5 चीज़ों को मैं बताना चाहूँगा रूढ़ी के लिए आवश्यक है। कौन कौन सा है? पहला है पहला क्या है? प्राचीनता। दूसरा क्या है? निश्चितता। तीसरा है निरंतरता। चौथा है युक्तियुक्तता। पांचवा है नैतिकता। अब मैं इन 5 चीजों को रूढ़ी के अंतर्गत इन 5 चीजों को बताऊंगा और एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है आपके एग्जाम में, रूढ़ी के आवश्यक तत्वों को बताइए तथा पहले क्वेश्चन ये है रूढ़ी क्या होती है और रूढ़ी के आवश्यक तत्वों का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन आता है, आ भी सकता है आपके पेपर में या पिछले साल आया हो, जैसा हो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है। तो क्या है? रूढ़ी। कस्टम ये 5 चीजें आवश्यक हैं, ये 5 चीजें होना बहुत जरूरी है कस्टम के लिए। हाँ, पहला क्या है? प्राचीनता। प्राचीनता से तात्पर्य है कि मतलब रूढ़ियां इतनी प्राचीन हो जो स्मरणातीत हो, मतलब आपके स्मरण में ना हो। ठीक है। और ये ना पता चले कब से ये चली आ रही है। वैसे नॉर्मली 100 वर्ष से माना जाता है, एक ह्यूमन नेचर के हिसाब से, ह्यूमन के दिमाग के हिसाब से, मानव दिमाग के हिसाब से 100 साल से पुरानी रूढ़ियों को वैध माना गया है। कुछ केसेस में भी कहा गया है 100 साल से पुरानी चीज़ों माना गया है। ठीक है। लेकिन प्राचीनता का मतलब स्मरणातीत हो, मतलब स्मरण में न हो, कब से ये चली आ रही है। ठीक है। तो प्राचीनता होनी चाहिए, किसी भी रूढ़ी को वैध होने के लिए प्राचीन होनी चाहिए। और प्राचीनता का मानक न्यायालयों ने 100 साल से पुरानी चीज़ों को प्राचीन माना है और वो माना है कि वो रूढ़ियाँ वैध रूढ़ी है, प्राचीनता होनी चाहिए। ठीक। और दूसरी क्या है? निश्चितता होनी चाहिए। रूढ़ी में निश्चित होनी चाहिए कि यही एक रूढ़ी है,
तो वो रूढ़ियाँ होनी चाहिए जिसमें निश्चितता हो, वो निश्चित, जैसे कि क्या कह सकते हैं, निश्चित एरिया को कवर कर रहा हो, और ये नहीं है कि ये भी कवर कर रहा हो वो भी कर रहा हो। और निश्चितता ये है कि ये ना पता चल रहा हो, निश्चितता से मतलब ये है कि ये ना पता चल रहा हो कि एक्चुअल में क्या है ये चीज़, ये रूढ़ जो चली आ रही है एक्चुअल में क्या है, कंट्राडिक्शन नहीं होनी चाहिए किसी और रूढ़ी से, तो उसी को निश्चितता कहेंगे। रूढ़ की जो व्याख्या हो वो निश्चित तौर पर निश्चित हो कि यही चीज़ है, एग्जैक्ट एक चीज़ ही है, ठीक है, तो वो निश्चितता होनी चाहिए रूढ़ी में। फिर क्या है, निरंतरता, वो लगातार चली आ रही हो। निरंतरता का मतलब है कि रूढ़ लगातार चली आ रही हो, ऐसा नहीं है कि बीच में 10 साल के लिए गैप हो गया, वो रूढ़ मानी ही नहीं थी, तो वो रूढ़ वैध नहीं मानी जाएगी और उसे निरंतर नहीं माना जाएगा, और आप उसका सहारा नहीं ले सकते कि ये रूढ़ी तो बहुत पुराने समय से चली आ रही है, 10 साल के लिए ब्रेक हो गई तो क्या हुआ, ऐसा रूढ़ मान्य नहीं होगा। निरंतरता होनी चाहिए, मतलब चैन बाई चैन आनी चाहिए रूढ़ी, ये नहीं कि बीच में ब्रेक हो गई फिर चलने लगी, फिर ब्रेक हो गई फिर चलने लगी, तो वो ये नहीं माना जाएगा। मतलब निरंतरता होनी चाहिए, लगातार चलती हुई होनी चाहिए, ब्रेक नहीं होना चाहिए कहीं, ठीक है। तीसरा क्या है, युक्तता होनी चाहिए। युक्तता मतलब वो वैध विधि होनी चाहिए, वैध होना चाहिए वो, ये नहीं कि अवैध हो। जैसे क्या है कि देवदासी प्रथा चलती थी और उसमें देवदासी प्रथा में यदि वेश्या वाला काम भी कराया जा रहा है तो ये युक्त नहीं है, अनैतिक है, ये अनैतिक है। अनैतिक है मतलब ये विधि विरुद्ध है, तो विधि विरुद्ध चीजें नहीं चल पाएंगी, ठीक है। युक्त होनी चाहिए, नहीं तो यदि युक्तता नहीं है तो क्या होगा, वो विधि शून्य हो जाएगी, उसे वो रूढ़ शून्य होगी। पहले देवदासी प्रथा चलती थी, देवदासी प्रथा में क्या था कि जो मंदिर होता था, मंदिर में एक 10-12 साल के पहले की कन्या को देवदासी घोषित कर दिया जाता था, वो मंदिर की देख रेख करती थी, वही सब कुछ करती थी। अब उसकी याद में कोई वेश्यालय चलाए या इन लड़कियों का उपयोग वेश्या के तौर पर करे, तो ये वैध नहीं है। देवदासी प्रथा वैध थी, अब तो नहीं है, लेकिन तब वैध थी। लेकिन इसमें युक्तता नहीं है, क्योंकि ये एक गलत काम हो गया, विश्वविद्यालय चलाना गलत काम हो गया, तो क्या है, ये युक्त नहीं है। तो इससे यह ऐसी रूढ़ शून्य होगी और उसका आप बचाव नहीं ले सकते कि ये वैध है, ठीक। तीसरा क्या, नैतिकता है। नैतिकता मतलब उसमें जो रूढ़ी चली आ रही है, मोरालिटी होनी चाहिए, नैतिकता उसकी होनी ही चाहिए, ठीक है, नैतिक होनी ही चाहिए विधि। नैतिकता मतलब क्या कि उसमें मानव का कोई नुकसान करने वाला भाग ना हो, वो उसमें क्या नाम, उस रूढ़ी द्वारा किसी की भावनाओं को या मानव समाज के या किसी को आहत ना करती हो, ऐसी रूढ़ होनी चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में अगली बार पढ़ाऊंगा और अब मैं शुरू करूंगा हिंदू विवाह के बारे में। हिंदू विवाह से आप लोगों को और अच्छा समझाने का प्रयास करूंगा।